हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथ ही आपको मैं नए वर्ष 2021 की शुभकामनाएं देता हूं और 2021 का आपका हर फल खुशियों से भरा रहे तथा भगवान से साथ ही यह प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में तथा मेरे जीवन में 2020 के जैसा साल कभी ज़िंदगी में भी न आए। आप भी देख चुके हैं 2020 में सभी लोगों ने कितनी परेशानियां सही, स्टडी भी डिस्टर्ब रही, इसके अलावा कामकाज भी टफ रहे। तो कामना करता हूं भगवान से आपका हर पल, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप मेहनत करें, लगन से मेहनत करें और जब तक अथक प्रयास करें, जब तक आपको आपका शिखर है, लक्ष्य है, प्राप्त नहीं हो जाता। आज हम ऐसे क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आरआरबी बोर्ड के अंदर या आरआरसी बोर्ड के अंदर पहले आए हुए हैं, जिससे कि आपको अगले एग्जामों में तैयारी करने की सुविधा मिलेगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करने हैं, कितने फास्ट तरीके से क्वेश्चन को करना है, ये आपको आना चाहिए, यहाँ पे सिखाया जाएगा। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन ही लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको डिवाइड करते हैं आप ए प्लस बी से, तो आपके आता है 25। तो ए माइनस बी का मान ज्ञात करें। देखो, आज हम किसी प्रश्नावली रिलेटेड क्वेश्चन नहीं लेंगे, आज भिन्न भिन्न प्रश्नावली का क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चन है। ये शायद आरआरबी 2016 के अंतर्गत, मतलब मार्च में जो पेपर हुआ था, उस पेपर को मैंने आपके सामने डिस्कस करने का प्रयत्न किया है। तो आप अच्छे तरीके से देखें। यदि कोई कॉन्सेप्ट आपके समझ नहीं आता है तो आज यूट्यूब में कॉन्सेप्ट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप उसका डिस्कस अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक आईडी पे भी आप कमेंट में आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में डिवाइड किया है ए प्लस बी से और 25 आता है, ए माइनस बी का मान ज्ञात करें। तो आपको यदि ये मेथड याद है, कौन सा मेथड, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और डिवाइड किया है ए प्लस बी से, और आपको पता है इसका जो टोटल मान है वो दे रखा है 25 दे रखा है। तो आप देखते हैं कि ए प्लस बी से ए प्लस बी क्रॉस हो गया, तो आपके ए माइनस बी है वो कितना आया, 25 ही आया। तो इसका a माइनस बी का जो आंसर होगा वो 25 होगा। आपको इसका मेथड होना याद जरूरी होना है। अब देखो, यदि आपको ये मेथड दिमाग में भी याद है ना, तो इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि इसमें a प्लस बी भी होता है, a माइनस बी भी होता है, a प्लस बी से a प्लस बी क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस बी पूछा है 25 आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं, जिसमें इसकी चर्चा करते हैं कि कोई क्रमागत संख्याएं हैं, दो क्रमागत संख्याएं हैं जो कि पहली संख्या और दूसरी संख्या 3 गुना और 2 गुना कर दिया जाए। जैसे दो क्रमागत संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहले अंक या पहली संख्या, पहले अंक का 3 गुना, दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात करें। आपको ये कह रहा है कि क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए। जैसे आपको ऑप्शन देता हूं मैं, यहाँ पे ऑप्शन से बहुत ही बेटर तरीके से होगा। ये कहता है 4 और 5, बी ऑप्शन लेते हैं 5 और 6, सी ऑप्शन लेते हैं 6 और 7, और नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं 7 और 8, डी ऑप्शन। यदि आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इसका 3 गुना करें 12 होगा, और इसका 2 गुना करें आपके पास, इन दोनों का अंतर है 2, जबकि ये कहता है 5 होना चाहिए। इसका 3 गुना करें 15 और इसका 2 गुना करें 12, यहाँ पे अंतर हो गया 3, ये भी ऑप्शन में नहीं है।
इसको देखते हैं, 3 गुना 18 हो जाएगा, इसका 3 गुना करते हैं 14 हो जाएगा, सॉरी 2 गुना। सेकंड जो सेकंड कंटेंट है उसका 2 गुना कर देना और फर्स्ट कंटेंट है उसका 3 गुना करना, इसका डिफरेंस आता है 4। फिर आपके पास यही ऑप्शन बचा, कर लिया हल, तो ये भी ऑप्शन। यदि मान लो आपको हल भी करना है तो देखते हैं, 7 या 21 और 8 दूनी 16, ये 3 गुना किया है और ये 2 गुना किया है। तो आप देखते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 5 है। इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन हुआ वो हुआ डी। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। जैसे कहता है ए की लंबाई बी की लंबाई से 5/8 है, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात ज्ञात करें। ये कहता है कि ए की लंबाई है ना, बी की लंबाई का 5/8 है, तो ये बोल रहा है बी की लंबाई से, जो से कहता है, और देखो 2 ऑप्शन होते हैं इसमें, यदि का कहता है ना, जब तो का नीचे आता है मतलब कि अनुपात का सेकंड राउंड हुआ, और यदि कहता है से भी आता है और का भी आता है तो का तो रह जाएगा उस साइड, मतलब कि बाएं साइड की तरफ, और जो से वाला मान है वो रह जाएगा दाएं साइड। इसने क्या कहा, बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात ज्ञात करें, तो से कहा है इसने बी से, तो बी तो रह जाएगा बाद में और ए रह जाएगा पहले, ए अनुपात बी। यहाँ पे बी का जो मान है वो हो जाएगा 8, और ये जो बचा वो हो जाएगा 1 का मान 5। तो आपके जो आंसर आएगा, परफेक्ट आंसर आएगा, वो होगा 5/8। किसी के दिल की मायूसी। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, बाद में चर्चा करते हैं इनके बारे में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि आपने सामने बोर्ड पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में राम की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। कितनी गुनी है? 4 गुनी। अब ये कहता है कि 5 वर्ष बाद राम की आयु अपने पुत्र से 3 गुना रह जाएगा, आयु में हो जाएगा या रह जाएगा, तो दोनों की आयु ज्ञात करें। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको मैं शॉर्टकट विधि भी बता रहा हूँ यहाँ पे और बेसिक भी बताने का प्रयास करता हूँ। ये कहता है कि राम, और यहाँ पे है ये पुत्र। ये कहता है वर्तमान में 4 गुना है राम, तो ये 4 गुना है, तो ये 1 का 4 गुना। ये कहता है 5 वर्ष बाद 3 गुना ही रह जाता है, तो ये 1 और ये 3। आप देखते हैं, यदि इसका मान ज्ञात करना है तो आप इस पे कैलकुलेट करें, और यदि ये ज्ञात करना है तो इस पे मान कैलकुलेट करें। आपको वर्तमान आयु पूछा उसने कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ऐसे समझे, वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो वर्तमान आयु कैसे ज्ञात करेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे वो 5 पे करेंगे। यहाँ का जो डिफरेंट है वो है 2। अब जो बटे में डालना है, इन दोनों के व्रज गुणा का अंतर डालना है। 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 4 × 1 - 3 × 1, और कितने वर्ष का अंतर है? 5 वर्ष का अंतर है। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करें। वापस समझे, इन दोनों का डिफरेंस, व्रज गुणा का डिफरेंस
और जितने वर्ष के पहले या बाद के लिए कहा है उसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखते हैं 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3। 4 में से 3 गया 1, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा, और 5 2 जा 10। ये 10 आया है वो 1 इकाई के बराबर आया है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1 इकाई आता है, आपको पता है 1 इकाई यहाँ पे हो जाएगा 10, 4 इकाई बराबर हो जाएगा 40। तो राम की जो वर्तमान आयु है 40 वर्ष है, और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो है 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि संपूरक कोण का मान क्या होता है। ऑप्शन में आपको कई प्रकार के दिए हैं। इस क्वेश्चन को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ आपको समझ आ जाए कि क्या लिखा है मैंने। ये लिखा है संपूरक कोण। संपूरक कोण कौन सा है, कौन सा है? ऑप्शन बी देता हूँ, कोणों का योग 180 हो। बी, कोणों का योग 135 डिग्री हो। सी, कोणों का योग 90 डिग्री हो। और कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोणों का योग 360 डिग्री हो। तो आपको इतना सा याद रखना है, जब दो कोणों का योग, और केवल दो कोणों का योग, ध्यान रखना है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। और ये संपूरक पूछा है, इसलिए उत्तर हो जाएगा आपके आंसर नंबर ए। यदि इसकी जगह इसने पूछा होता कि पूरक कोण कौन से हैं या कौन सा है, तो देखो संपूरक कोण में तो दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जबकि पूरक कोण में दो कोणों का योग होता है 90 डिग्री। तो ये आप ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों। तो आप देखो ये प्यार मोहब्बत की बातें हैं, आप भी जानते हैं कितना फलता है और कितना दुख देता है। चलो मैं इस पर एक शेर सुना देता हूँ आपको। किसी के दिल की मायूसी जहाँ से हो के गुजरी है, किसी के दिल की मायूसी जहाँ से हो के गुजरी है, सारी चालाकी वहीं से खो के गुजरी है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क है इतना, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। प्यारे दोस्तों, तो ऐसा काम नहीं करे आपको रोना पड़े, किसी से इतना दिल नहीं लगाना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। त्रिकोणमितीय अनुपात में से कॉट ए बराबर 5/12 दिया है आपको, और उसने कहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए और मल्टीप्लाई में है कॉसेक ए का मान ज्ञात करें। यदि आपको ये मेथड पता है तो देखें, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसमें इसके सामने की भुजा होती है कर्ण, ये होता है आधार मान लें, और ये आपको लंब मान लें। लेकिन यहाँ पे ध्यान रही, ए कहा है, ए यहाँ पे होगा, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। अब आप देखते हैं ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। कॉट का मतलब होता है आधार बटे लंब। तो आधार तो हो गया आपके 5 और लंब हो गया आपके 12। आपको कर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक प्रमेय आती है पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या करते हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इन दोनों को ऐड करते हैं, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 25, और इन दोनों का रूट ज्ञात कर लेंगे क्योंकि आपको कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण तो ये 169 का रूट ज्ञात करते हैं तो आएगा 13। कहने का मतलब ये है कि आपके पास कर्ण का जो मान आया है वो आया है 13। अब आपको लंब का मान भी ज्ञात हो गया,
आधार का मान भी ज्ञात हो गया और कर्ण का मान भी ज्ञात हो गया। और आप सोच रहे हैं ना कि इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं तो समझता हूँ कि ये फालतू कैलकुलेशन किया है। आपको यदि पाइथागोरस त्रिक कम से कम 10-12 याद रखें, उनमें से घुमा फिरा के एग्जाम में पूछता है। अब आप कहोगे कि सर याद कैसे हो, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। यदि आपको एग्ज़ाम फाइट करनी है, नौकरी लगनी है, पैसे कमाने हैं, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको यदि पता है 5, 12 और 13 ये पाइथागोरस त्रिक होता है, तो फिर तो ज्ञात करना है बहुत सरल है। देखो लंब बटे आधार, आपको पता है लंब है यहाँ पे 12, कर्ण है 13, प्लस आपको पता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5 बटे 13, और कौसेक कर्ण बटे लंब, लंब है आपके यहाँ पे 12। यदि हर समान है तो डायरेक्ट जोड़ लो, 17 बटे 13 इंटू 13 बटे 12। आप देखते हैं कि यहाँ पे 13 से 13 क्रॉस हो जाता है। यदि 13 क्रॉस हो जाता है तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17 बटे 12। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा उसने कि यदि कॉट ए बराबर 5 बटे 12 है तो इसका मान ज्ञात करें। यदि मान लो आपको इसने ऐसे दे दिया 12 बटे 5, 12 बटे 5, तो भी पाइथागोरस त्रिक तो यही लगनी है, 5, 12 और 13। और मान लो आपको यही क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में कि इसका वैल्यू ज्ञात करें, तो आप इसमें देखते हैं कि अब वैल्यू चेंज हो चुकी है। यहाँ पे जो 12 है वो तो हो जाएगा लंब, और जो 5 हो जाएगा वो हो जाएगा आधार। सॉरी, लंब तो यही रहेगा, सॉरी, आधार और लंब वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पे ए का जो मान है वो हो गया 12, लंब का मान हो गया 5, और कर्ण तो फिक्स रहता है 13। अब आप देखते हैं साइन, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, प्लस 12 बटे 13, और यहाँ पे है 13 बटे 5, लंब 5 है। अब आप देखते हैं हर समान है, 17 बटे 13 इंटू 13 बटे 5, 13 से 13 क्रॉस हो जाता है, और आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू प्राप्त होती है वो है 17 बटे 5। तो मैंने कॉट पर आधारित जो क्वेश्चन है आपको मैंने अच्छी तरह से बता दिए। आपको यहाँ पे क्या होता है, पाइथागोरस त्रिक याद होनी चाहिए, तो आप फटाफट इस तरीके से हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इसी त्रिकोणमिति अनुपात में से लेते हैं। अब आप सोचोगे कि सर ये ट्रिक कैसे याद करें, कैसे है, तो आपको याद करना पड़ेगा। यदि आपको फुल कॉन्सेप्ट वाइज प्रत्येक प्रश्नावली के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप हमारी हर वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक तो मैंने 17-18 वीडियो ही डाला है, लेकिन आने वाले समय में धीरे 2 या 3 दिन में या 4 दिन में जैसे जैसे मेरे को समय मिलेगा आपके लिए पूरी प्रश्नावली बिल्कुल टोटल फ्री आपको वीडियो है यूट्यूब पर मिल जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भाग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू है आपको याद करनी है। आपको इसका यदि मेथड याद है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने आपके लिए, मतलब कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा, भाग में दिया है कोई बात नहीं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर रूट लगा रहा है। आपको पता है यदि रूट हटाएंगे तो यहाँ से स्क्वायर भी हट जाएगा, आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और आपको पता है कॉस अपॉन साइन अभी पढ़ा अपन ने, वो होता है कॉट थीटा। कैसे याद करें वो भी देखो, कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, और साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, कर्ण से कर्ण क्रॉस हो जाएगा, आधार बटे लंब, और ये तो कॉट थीटा ही होता है। ऐसे पता करें, और यदि सूत्र याद है तो और भी बढ़िया काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फिर लेते हैं। ये कह रहा है कि कोई समकोण त्रिभुज है, आपको पता है समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है, दो
समकोण समकक्ष। अब समकक्ष का मतलब मैं समझाऊंगा आपको। दो समकोण समकक्ष त्रिभुज में दो समान क्षेत्र वाले कोणों की माप क्या है? माप क्या है? तो आप यहाँ पे देखते हैं कि ये समकोण है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब आप पता करें ये 90 डिग्री हो गया अकेला, तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना हो गया? 90 डिग्री। और ये दोनों भुजाएं बराबर बता रहा है। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं ऐसी हैं जो समान हैं तो इनके सामने के कोण, सम्मुख कोण, अपोजिट कोण, वो भी क्या होते हैं? समान होते हैं। आपका बचा टोटल 90। इन दोनों का योग इक्वल है तो 2 से डिवाइड कर दें और आपके जो आंसर आएगा वो आएगा 45 डिग्री। तो आज आपको मैं एक ऐसा शेयर करना चाहता हूँ या बताता चाहता हूँ, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो प्यार में बिल्कुल तरीके से चूर चूर हो जाते हैं, डूब जाते हैं और बाद में पता चलता है कि उसका कोई मतलब नहीं है। तो बता देता हूँ आपको एक। प्यार किया बदनाम हो गए, प्यार किया बदनाम हो गए, चर्चे सरे आम हो गए, चर्चे सरे आम हो गए। जालिम ने दिल वक्त उस वक्त तोड़ा, जालिम ने दिल उस वक्त तोड़ा जब हम उनके गुलाम हो गए, जब हम उनके गुलाम हो गए। तो दोस्तों ये दुनिया है, बहुत अच्छी भी है और बहुत बुरी भी है। तो आप किसी भी इतना विश्वास न करें कि आप किसी की इजाज़त के बिना कुछ भी नहीं करें। इंडिपेंडेंट रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अब देखते जाओ वीडियो कैसे है। ये कहता है कि 1 मिनट या 1 घंटे का, मैं ऐसे कर लेता हूँ, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है? कितना प्रतिशत होता है? आपको शायद स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मैं वापस क्वेश्चन रिवाइज कर रहा हूँ कि 1 मिनट और 12 सेकंड 1 घंटे का कितने का? 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? अब दिख रहा है तो शो हो रहा है तो बढ़िया है, नहीं तो लिख दिया मैंने। ये कह 1 घंटे का मतलब नीचे आएगा। अब देखो यहाँ पे 2-2, 3-3 इकाइयाँ काम में आ रही हैं। इनको ऐसे प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने का एक ही इलाज है, एक ही रामबाण ट्रिक है कि आप सभी इकाइयों को एक इकाई में चेंज कर लें। या तो आप मिनट को सेकंड में, घंटे को भी सेकंड में और सेकंड में है उसको परिवर्तन कर लें, या फिर सेकंड को मिनट में चेंज कर लें और घंटे को भी मिनट में चेंज कर लें। बेस्ट तरीका मेरा तो यही रहेगा कि आप घंटे को भी सेकंड में चेंज कर लें और मिनट को भी सेकंड में चेंज कर लें और क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा। आपको पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती है और 12 सेकंड ये आपके पास हो गए 72 सेकंड। किसका? 1 घंटे का। लेकिन ये तो सेकंड में है, 1 घंटे में है, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना, आपको 3600 से डिवाइड करना है। क्यों करना है? 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होती है। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। 60 × 60 बराबर 3600। अब आप देखते हैं और प्रतिशत ज्ञात करना है तो आपको भी पता है 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। 00 से 00 क्रॉस करें और 36 दूना 72 आपके आएगा 2% वैल्यू है वो 1 मिनट 12 सेकंड की है। कितनी? किसका? 1 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रहा है कि 96.4 प्राप्त करने के लिए 107.03
में से कितना घटाया जाए, कितना घटाया जाए। 96.4% आपको ज्ञात करना है। और किस में से घटाना पड़ेगा, 107.03 में से कितना घटाया जाए, कितना घटाया जाए वो भाड़ में गया। अब तो डायरेक्ट 107.03 है ना, उसको 96.4 घटा दो, इसमें से घटाना है इसको, आपका वैल्यू आ जाएगी। फिर भी समझ नहीं आया तो देखें, ये कह रहा है 107.03 में से क्या घटाया जाए, x घटाया जाए, कितना प्राप्त हो जाए, 96.4 प्राप्त हो जाए। आपको भी पता है माइनस का x उस साइड जाएगा तो प्लस का, और प्लस का तो साइड। मैंने भी ये तो कहा था कि इस 107.03 में से डायरेक्ट 96.4 को घटा दे। वो आपने इतनी बड़ी कैलकुलेशन की, क्या क्या टाइम वेस्ट किया, क्या मतलब निकला। मैंने तो यही कहा था कि डायरेक्ट इसमें से इसको क्रॉस करें, मतलब घटा दें, तो घटा दो। 96.4। अब आप देखते हैं इसको, तो 3, ये 6 और ये 7 हो गया, 7 में से 7 0 और ये आ गया आपके 1। तो आपके जो एक्चुअल आंसर आएगा वो आएगा 1063। चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें ये कहता है कि अमन और अजय किसी कार्य को 9 दिन में और 12 दिन में पूरा करते हैं। अमन और अजय किसी कार्य को क्रमशः, या ऐसे बोल सकते हैं किसी दीवार को, किसी कार्य को 9 दिन तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने समय में या कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा। तो इसके लिए एक ही मस्त वैल्यू है, जो मेथड है वो है एलसीएम मेथड। कैसे, वो कैसे देखते हैं। अमन है और एक अजय है, अमन और ये अजय। अब आप देखते हैं कि जो अमन है, भाई ले लें, जो अमन है वो 9 दिन में कार्य करेगा और अजय है वो 12 दिन में कार्य करेगा। अब इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना। एलसीएम देखते हैं, 36 आ जाएगा। 9 से डिवाइड करते हैं 4, 12 से डिवाइड करते हैं 3। ये बोला कुल दोनों कितने समय में कार्य मिलकर करेंगे, तो मिलकर करेंगे तो ऐड कर दो ना आप इन दोनों को, 7, और 36 में आप 7 से डिवाइड करते हैं। आपको मतलब 7 ये आया है, 4 ये आया कि इसकी कार्य क्षमता कितनी है। एक दिन में 4 इकाई कार्य कर देता है और ये एक दिन में 3 इकाई कार्य कर देता है। तो 36 इकाई मिलकर इस कार्य को दोनों कितने दिनों में पूरे करेंगे। 7 पंजे 35, 1/7। आपकी जो 1 है वो रिमाइंडर बचा। 5 दिन और 1/7 में छठे दिन का कुछ हिस्सा लेंगे उसमें और ये कार्य पूरा हो जाएगा। आपको पता भी है कि जो समय और कार्य जो संबंधित सवाल हैं, उसके अलावा ऐसे क्वेश्चन, इस प्रकार के मेथड को हम वहाँ भी यूज कर सकते हैं। जो पाइप और टंकी वाले क्वेश्चन हैं उनमें भी आप यूज कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन भी आरआरबी 2016 मार्च के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। उसी पे भी मैं एक क्वेश्चन पुटअप करता हूँ आपके सामने। कहता है कि 2 नल है X और Y जिनकी अलग अलग कार्य क्षमता है, टंकी को अलग अलग समय के अंदर भर देते हैं। जैसे कि एक टैंक 2 नल X तथा
y द्वारा क्रमशः 5 घंटे तथा 10 घंटे में भरा जाता है या भर सकते हैं। जो दो नल हैं x और y, वो एक टैंक को भर देते हैं। एक टैंक को दो नल x तथा y क्रमशः 5 घंटे तथा 10 घंटे में भरते हैं या भर देते हैं। एक अन्य नल Z इस टंकी को भरी, जो टोटल भरी हुई है, इस टंकी को 20 घंटे में खाली कर देता है। खाली कर देता है। यदि खाली टंकी में, बिल्कुल जब खाली है, यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी या कितने घंटे में भरेगी? टंकी कितने घंटे में या समय में भरेगी? तो इसको भी एलसीएम मेथड से यूज करना है। वही बात है कि अजय और अमन ने 9 घंटे और 12 घंटे अलग अलग काम किया था। दोनों मिलकर कितने समय में कार्य करेंगे? ये बोला है कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में इस टंकी को पूरा भर देंगे। तो आपने भी बचपन में खूब टंकियां भरी होंगी, आपने हाथ पैरों से भरी हैं। ये नल भर रहे हैं यहाँ पे। जो एक्स नल है वो 5 घंटे काम करता है, जो वाई नल है वो 10 घंटे काम करता है, और एक खाली करने का काम करता है, वो करता है 20 घंटे में। और आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 20। मतलब आपके पास टोटल जो इकाई है 20 इकाई टंकी को भरना है। अब आप देखते हैं 5 चौक 20, ये 4 इकाई भरता है, ये 2 इकाई भरेगा और ये खाली करेगा। क्या खाली करेगा? कितना इकाई खाली करेगा? 1 इकाई खाली कर देगा। कार्य क्षमता है ये। अब आपको पता है कि ये दोनों तो भर रहे हैं इसलिए प्लस के हो जाएंगे, और ये खाली कर रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करें और इसको सब्ट्रैक्ट करें। 4 + 2 = 6। 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, आपके आएगा 5। कहने का मतलब ये है कि 1 घंटे में 5 इकाई कार्य होता है। और कितनी इकाई कार्य करना है? 20 इकाई कार्य करना है। तो टोटल 20 और 5 चौक 20। कहने का मतलब ये है कि जो टंकी है 4 घंटे के अंदर फुल भर जाएगी आपके लिए। उसमें फिर आप नहा सकते हो, फ्रेश होने के लिए पानी चाहिए या और किसी के लिए चाहिए, या फिर तुम्हारे वो क्या कहते हैं रसोई घर में, उसके लिए भी अलग अलग टंकियाँ होती हैं। कैसे भरने हैं आपको वो आपका, लेकिन आप पता भी लगा सकते हैं कि ये जो टंकी है छोटी मोटी नहीं है, 5 घंटे में और 10 घंटे में भर रही है। तो कहने का मतलब टंकी नहीं है, ये टैंक है पूरा, जिसमें गांव में आपको पता है कि टैंक भरा होता है तो अधिकतर नहाने के काम आता है और भीड़ लगती है ज़बरदस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम अपने 4 विषयों में क्रमशः 67, 69, 78 और 88 अंक प्राप्त करता है। वह अपने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करे ताकि औसत अंक 80 हो जाए। तो आपको भी पता है कि एवरेज ज्ञात करने के लिए टोटल नंबरों का भाग दिया जाता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहाँ पे योग है 4 विषय ये हो गए, 1 विषय ये हो गया, 5 विषय, और 5 विषय का जो औसत दे रखा है वो दे रखा है आपको 80। कहा है
कि ताकि औसत 80 हो जाए। 80 होने का मतलब है कि टोटल, तो पर सब्जेक्ट में आपको पता नहीं है, ये दे रखा है आपको 5वें विषय का अंक ज्ञात करना है। तो आपको भी पता है औसत अंक है 80 इंटू कितने सब्जेक्ट है 5 माइनस 4 विषय में तो प्राप्त कर लिखे है ना। तो 67 प्लस 70 69 78 और 88, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें। ये आपके आएगा टोटल 400 और इन चारों को जब जोड़ोगे आपके आएगा 302 और ये आएगा 98। 400 में से 302 घटाओगे 98। कहने का मतलब ये है 5वें विषय में यदि वो 98 अंक प्राप्त कर लेता है तो उसका औसत अंक कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और किसी भी प्रकार की समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। मैथ से रिलेटेड ही हो, ऐसे नहीं कि किसी अन्य विषय से रिलेटेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेते हैं कि एक कंपनी है, एक कंपनी में 10 कर्मचारी, 10 कर्मचारियों का प्रति कर्मचारी वेतन 36,200 रुपये है और अन्य प्रकार के कर्मचारी भी हैं। 15 कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति वेतन या प्रति कर्मचारी वेतन वो है 33,550 रुपये है। तो सभी कर्मचारियों का, सभी कर्मचारी कितने, 10 प्लस 15 बराबर 25, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन ज्ञात करें। तो आप देखते हैं कि औसत वेतन का मतलब होता है, एक प्रति कर्मचारी वेतन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को एवरेजन 36,200 रुपये मिलते हैं। कितने में से, 10 कर्मचारियों में। तो 10 कर्मचारियों का हो जाएगा टोटल, एक जीरो और लगा दे, 36,200 और जीरो। अब देखते हैं कि जो 15 कर्मचारी स्पेशल हैं, अलग से हैं, उनका है 33,550 रुपये। इसको भी आप गुणा करते हैं, सॉरी जीरो तो आ जाएगा, और 15 है 5 75, 75 का 5 असल की 7, फिर 15 5 75, 75 में आप 7 ऐड करेंगे, 75 5 80, 80 और 2 82, आपके 8 आएगा, 15 तिया 45, 45 और 5 50 और 3 53, 5 और 15 तिया 45, 45 और 5 50। इन दोनों को ऐड कर लें आप, 0 5 2 5 6 और 8। ये हो गया टोटल वेतन कितने कर्मचारियों का, 25 कर्मचारियों का। आप ये कह रहा है कि प्रति कर्मचारी वेतन ज्ञात करें, प्रति कर्मचारी वेतन ज्ञात करें, मतलब औसत वेतन ज्ञात करें। तो आप इसको क्या करोगे, औसत ज्ञात करने के लिए 25 से इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड कर सकते हैं आप, 25 या 75 बचा 11, ये हो गया 115, 25 चौक 100 बचा आपके पास 15, 25 है 150, 2 बचे, ये हो गए 25 एकम 25 और ये 0 ऐसे की ऐसे। कहने का मतलब ये है प्रति कर्मचारी जो वेतन है एवरेजन वो है 34,610 रुपये। भगवान से आप भी कामना करो कि हमारी नए साल के अंदर 2021 के अंदर अच्छा सा जॉब मिल जाए या अच्छी से आपको सरकारी नौकरी मिल जाए और ऐसे ऐसे वेतन आप भी प्राप्त कर सको। और देखा जाए तो कमाने वालों के लिए 34,000 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर भी देखते हैं आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखो
इस अपने जो भारत, कहा जाता है कि अपना जो देश है भारत बहुत महान है, भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, भिन्न भिन्न लोग पाए जाते हैं। उन्हीं लोगों में से मैं ऐसे लोगों की बात करता हूँ या ऐसे लोगों के शेर सुनाता हूँ आपको, जो कि शराब में हर वक्त डूबे रहते हैं, शराब में हर वक्त डूबे रहते हैं। दिन ढल गया रात गुजरने की आस में, दिन ढल गया रात गुजरने की आस में, सूरज नदी में डूब गया, सूरज नदी में डूब गया, और हम गिलास में, हम गिलास का मतलब आप समझ चुके होंगे कि ऐसे ऐसे प्राणी हैं जो हर वक्त शराब के नशे में चूर रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको तो अपनी मंजिल प्राप्त करनी है। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 घंटियां हैं वो बजती हैं, 3 घंटियां क्रमशः 5, 10 और 20, 15, 20, 30 है, सॉरी सर, 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि ये तीनों घंटियां एक साथ 11 AM मतलब सुबह पर बजी हों, तो अगली बार या अगले समय एक साथ कब बजेंगे। तो देखो, जब घंटियों से संबंधित क्वेश्चन आए या किसी घेरे के 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं और चक्कर लगाएं और कहता है कि इतना एक साथ अब दौड़े हैं, अगले टाइम पे वो कब एक साथ मिलेंगे या कब दौड़ेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको LCM ज्ञात करना है। और 15, 20 और 30 ये लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, का LCM होता है 60। LCM निकालना आपको आना चाहिए, या फिर निकालना जब LCM वाली प्रश्नावली आएगी तब आपको सिखा दिया जाएगा। 15, 20 और 30 का जो LCM होगा 60। कहने का मतलब 60 मिनट बाद वापस एक साथ बज जाएंगे। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 1 घंटा कितने बजे एक साथ बजी? 11 बजे। 1 घंटे बाद बजेंगे, कितना हो जाएगा? 12 PM पर, 12 PM मतलब NOON पर ये घंटियां वापस एक साथ बजे। तो LCM से रिलेटेड क्वेश्चन था। आपके एक समय दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी ले लेते हैं, जिससे आपको और भी मज़ा आ जाए, इंटरेस्ट आपका और अच्छी तरह से बढ़ जाए। और आपको पता है कि जब चाल ज्ञात करते हैं, चाल का जो मेथड होता है, सूत्र होता है, वो होता है दूरी बटा समय। एक यात्री बस में यात्रा करते समय उसने यह पाया कि बस है ना, बस 35 बिजली के खंभे और कोई से खंभे मान लो, खंभे 1 मिनट में पार कर लेती है यदि दो खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो बस की चाल, और वो भी कायम में km/h में ज्ञात करें। तो आप देखते हैं जैसे 5 खंभे, आप थोड़ा यहाँ पे समय लगाएं, थोड़ा समझने का, क्योंकि मैं एक कम खंभे को कर दूंगा, फिर बोलोगे सर आपने क्या कर दिया। यहाँ पे 5 खंभे हैं, 1 2 3 4 5, और इन 5 खंभों का जो अंतराल आ रहा है वो है 4, इन दोनों का एक अंतर
इन दोनों का दूसरा अंतर, इन दोनों का तीसरा अंतर, इन दोनों का चौथा अंतर। यदि 35 खंभे होंगे तो इन दोनों का जो 35 खंभे होंगे उनका जो अंतराल आएगा वो आएगा 34। दो खंभों के बीच की दूरी, ये दो खंभों के बीच की दूरी है आपके है 50 मीटर, अंतराल हुए 34। 50 से गुणा करोगे तो बस के द्वारा तय की गई दूरी आ जाए, बस के द्वारा तय की गई दूरी। और दूरी में यदि समय का भाग दिया जाए या दूरी को समय से डिवाइड किया जाए तो आपके पास आ जाएगी चाल। 1 मिनट है ये। और आप देखते हैं यहाँ पे जो ये है मीटर में है, ये मिनट में है। यदि इस मिनट को अपन सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती है। अब ये जो चाल आएगी, ऊपर तो है मीटर और नीचे है सेकंड, मीटर पर सेकंड में आएगा। लेकिन ये पूछ रहा है किलोमीटर पर हावर में ज्ञात करें। तो किलोमीटर पर हावर का आपको मेथड मैं बता देता हूँ और कैसे ज्ञात करते हैं अच्छी तरह समझा भी दूंगा। लेकिन पहले इस क्वेश्चन के लिए, ओनली इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के पर्पज से देखें, आपको फिर बता देंगे अभी। और इसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर लें। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है। यदि आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा कर दें। और यदि किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई कर दें 5/18 से। अब कहोगे कि सर ये 5/18 या 18/5 कहाँ से प्राप्त हुआ, इसी के बारे में भी अभी इसी क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। तो आप देखते हैं 5 से 5 क्रॉस हो जाएगा, 0 से 0 क्रॉस हो जाएगा और 6 से ये 18 है वो 3 टाइम्स क्रॉस हो जाएगा। आप देखते हैं 34 को 3 से गुणा करते हैं तो 102, 34 या 102 किलोमीटर पर हावर है वो बस की चाल हो जाएगी। आप कह रहे हैं या मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये 5/18 या 18/5 कहाँ से आया। ये कह रहा है 1 किलोमीटर पर 1 घंटा। किलोमीटर और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। पर का मतलब होता है अपवर्ड में 1 घंटा, और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 3600। देखते हैं 0 से 0 5 बार और ये 18 बार कटेगा। ये तो है, यही तो बताना चाह रहा था मैं कि आपको 5/18 या 18/5 कैसे प्राप्त हुए। तो आ गया। इसका उल्टा करोगे तो मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। अब ये आया है आपके मीटर पर सेकंड में, किसको चेंज किया? किलोमीटर पर आवर को। तो इसी उत्साह, नए जोश, इसी उत्साह के साथ, और आज तो आपको पता है मेरे पास भी जोश भरपूर है क्योंकि नया साल है, नई उमंगें हैं, नई पहचान बनानी है आपके सामने, सबके सामने। तो नए जोश और उत्साह के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 25% हानि पर एक टेबल, एक चेयर है, एक टेबल है, 4200 रुपये में बेच देता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहे तो टेबल को कितने में बेचना होगा? कितने में बेचना होगा? देखो, यदि आपको एक्स से करना है तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो एक्स से नहीं करना है आपको डायरेक्ट मान पुट करना है और हल करना है, वैल्यू प्राप्त करनी है, आंसर प्राप्त करना है। आपको भी पता है कि जो परसेंटेज का मामला होता है वो 100 पे ज्ञात किया जाता है। ये कह रहा है कि 25% हानि मतलब हानि, 100 में से 25 को घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 75 रुपये। मतलब 100 रुपये की जो वस्तु थी उसको उन्हें 25% हानि पर बेच दी तो 75 रुपये में बेच दी। और यहाँ पे कितने में बेचता है? 4200 रुपये में बेचता है। ये बोल रहा है
कि उस जो 75 रुपये की वस्तु को बेचा था, मतलब 75 रुपये में बेचा था, अब वो कितने में बेचना चाहता है वो देखें। 25% लाभ कमाना चाहें तो 125 रुपये में बेचना चाह रहा है वो, ठीक है। 125 का ज्ञात कर लेते हैं, बराबर 4200 बटा 75 इंटू 125, 25 3 और ये 5, ये 14 से कट जाए, 14 14 34 42, 1400 हो जाएगा, और 14 पंजे 70, 7000 रुपये टेबल को बेचेगा वो। कब? जब 25% उसको लाभ कमाना है। अब आपको इतने में पेन रगड़ने की कहाँ आवश्यकता है, आपको तो पेन रगड़ने से ज़्यादा तो समय की चिंता करनी है ना, तो कुछ भी नहीं करना। देखो 25% हानि का मतलब हो जाए 75, और ये कह रहा है 25% लाभ हो जाए, 125 से गुणा कर दो यहाँ पे, इसको क्रॉस किया, हल हो गया 7000 रुपये। कहाँ चलाया आपने पे? 75 से 42 को डिवाइड करके 125 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वही आपका नया विक्रय मूल्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखो आज एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं ये प्रश्नावली में दिए हैं, वो सॉरी आरआरबी ने दिए हैं, और लाभ हानि के दिए हैं या प्रतिशत के एक साथ ही डाल दिए इसने, तो मैंने भी ऐसे कैसे पुटअप कर लिया ऐसे। ये कह रहा है अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे, 100 अंडे क्रय किए खरीदे, वह 25 अंडे 10% लाभ पर, 25 अंडे 25% हानि पर तथा शेष कितने बचे? आपको पता है 100 अंडे हैं, 25 से 100 हो गया, ओ 25 से 50 हो गया, और 100 में से 50 गया तो 50, और ये भी 50 ही बोला है। शेष 50 अंडे 20% लाभ पर बेचता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगी यह ज्ञात करें। आपको पता है कि प्रत्येक अंडे का जो क्रय मूल्य है वो है 6 रुपये, और टोटल अंडे हैं वो हैं 100, और 100 पे परसेंट ज्ञात करना बहुत ही इजी होता है, और प्रत्येक अंडे का जो क्रय मूल्य है वो भी समान है, तो इसको यहाँ पे इस लाइन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। या ऐसे माने इस 6 रुपये को यदि कैलकुलेट न करें तो क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा, और चुटकियों में इस क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे, और आपका समय पूरा का पूरा अन्य क्वेश्चनों के लिए बच जाएगा। तो देखते हैं, 25 अंडे हैं, 10% लाभ पर बेचता है। मैंने कई बार कहा है, पिछली वीडियो में या हर वीडियो में ये कहा है, यदि आपको 10% ज्ञात करना है तो इकाई के अंक में से 0 को हटा दें, या फिर एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दें। तो 25 का यदि 10% लाभ हो रहा है तो ये हो गया 2.5%, 2.5 सॉरी। अब आगे कह रहा है कि 50 अंडों को कितने परसेंट लाभ पर? 10% लाभ पर। मुझे बताएं 50 का 10% होगा 5, तो 20% तो 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो गया। ये दोनों तो हो गए लाभ के, ये भी लाभ का और ये भी लाभ का। लेकिन ये कह रहा है 25 अंडे 25% हानि पर बेचा जाता है, तो जब 25% हानि होगी और 25 पे ही होगी तो आपको पता है 25% का मतलब होता है 1/4। कहने का मतलब 25 का 1/4 ज्ञात करोगे, आप ही पता अंदाजा लगाएं, 25 का आधा 12.5, और 12.5 का आधा 6.25, 6.25 मतलब 6.25 सॉरी, पॉइंट के बाद में एक अंक बोलना है आपको भी। 6.25 है वो हो गई हानि। इन दोनों को तो ऐड करना है और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप देखते हैं कि 12.5 12.5 आ गया, और इसमें से इसको 6.25 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके आएगा 6.25।
ये परसेंट में आ जाएगी, क्योंकि 100 पर गणना की है तो डायरेक्ट जो आंसर आएगा वही आपका लाभ परसेंट आएगा। अब आप कहोगे कि लाभ परसेंट कैसा है, 12 बड़ा है 25 छोटा है, प्लस में वैल्यू आ रही है। और प्लस में वैल्यू आने का मतलब है कि आपको लाभ हो रहा है, और लाभ कितने का हो रहा है, 6.25% का आपको लाभ हो रहा है। वापस समझें, इसने क्या कहा, 25 अंडे 10% लाभ हुआ है, तो 25 का आपने 10% याद किया, 50 का आपने 20% याद किया, और 25 का आपने वापस 25% याद किया। हानि कह रहा था इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये दोनों लाभ कह रहा था इसलिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया। 20% कैसे याद करेंगे, या तो ऐसे करें, आप 10% याद करें, 10% का मतलब हो, एक जीरो हटा दे 5, 20 करना है तो 2 से गुना हो जाएगा और आप कह जाएगा 10। या फिर आप जैसे परसेंटेज ज्ञात करते हैं वैसे ज्ञात कर लें, उसमें थोड़ा बड़ा विराट रूप हो जाएगा, और आपको चाहिए हल्का विराट रूप, थोड़ी ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित और साधारण ब्याज पर आधारित क्वेश्चन भी उसी पेपर में पूछे गए हैं, तो मैंने भी इसी में ले लिया आपके। ये कह रहा है कि मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपये 8% साधारण ब्याज की दर से कार लोन के लिए मतलब उधार लिए, उसने बैंक से उधार लिए। अभी कह रहा है 3 वर्ष बाद उसने उसका भुगतान कर दिया। भुगतान में एक पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 रुपये 3,35,000 रुपये दिए हों, मतलब ब्याज सहित मूलधन भी दे दिया, तो स्कूटर का मूल्य ज्ञात करें। मतलब कंपनी ने जो स्कूटर भरा है ना, वो कितने रुपए के अंदर भरा है, उसका मूल्य आपको ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का सूत्र आपको भी पता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। मूलधन है 2,75,000 रुपये, दर है 8% और समय है 3 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 8 तिया 24, और 24 को जब 2750 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आएगा 66,000 रुपये। ये आपके आ गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के अंदर यदि मूलधन को और ऐड करते हैं तो निश्चित आ जाएगा, मतलब भुगतान की गई राशि याद हो जाएगी। तो ये है 2,75,000 रुपये। 00, 000 तो ऐसे कैसे आ जाएगी, 1 4 और ये 3, 3,41,000 रुपये है आपको टोटल भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन इसने ये कहा कि 3,45,000 तो भुगतान कर दिए और साथ में एक स्कूटर भी दे दिया, तो 3,35,000 35,000 इसको क्रॉस कर दिया, 0 0 0 6 और हो गया 3 और 3 ऊपर 3 हो जाएगा, तो 6,000 रुपये है उस व्यक्ति ने स्कूटर के रूप में चुका दिए। वैसे तो इसने 3,41,000 ही चुकाए हैं, लेकिन 6,000 रुपये वो स्कूटर के बन गए और 3,45,000 उसने चुका दिए, तो टोटल उसके कितना चुकता हो गया, 3,41,000 रुपये। साधारण ब्याज ज्ञात किया और कुछ नहीं किया मैंने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित दिया गया है, तो वो भी इस प्रकार कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, आपको यदि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, एक तो आपकी जो सिंपल मेथड विधि है मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय, इससे ज्ञात करें। या फिर एक शॉर्टकट मेथड है आपके लिए, बहुत ही इजी है और चुटकियों में उस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या यूज करना है, यदि आपके 2 वर्ष की अवधि है,
मतलब 2 अवधियां हैं, तो आपको जितना परसेंट ज्ञात करना है उसको 2 और 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब अलग अलग, 2 से अलग, 1 से अलग। यदि 3 वर्ष की अवधि देता है, 3 अवधियां देता है, तो जितना परसेंट ज्ञात करना उसका परसेंट ज्ञात करो और उसको 3 बार 3 3 1 से मल्टीप्लाई। 2 अवधियां होंगी, 2 1 से हल करना है, और 3 अवधियां देती है तो 3 3 और 1 से आपको हल करना है। उससे आपके चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आपकी खुशी के लिए, हर प्रकार की खुशी के लिए एक क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये 1/1/2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक देय हो। देखो, आपको यदि वो कहता है कि अर्धवार्षिक रूप से देय है, तो आपको क्या करना है, समय को तो कर देना है दुगना और दर को कर देनी है आधी। यहाँ पे दर आपको दिया है 8%, 8% को आप आधा करेंगे तो आपके आ जाएगा 4%, और समय कह रहा है कि 1.5 वर्ष, 1.5 का मतलब 3/2, इसका दुगना करेंगे तो आपके आ जाएगा 3 वर्ष। मतलब समय की जो अवधि होगी वो 3 वर्षों के लिए मानी जाएगी, और जो दर होगी आपके होगी 4%। यदि इसको बेसिक तरीके से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बेसिक तरीके से जब आपको टोटल समझाया जाएगा, जब बता दिया जाएगा, अभी फ़िलहाल आप शॉर्ट टेक्स्ट का यूज करें। 37,500 रुपये है, 4% की दर है और 3 अवधियां हैं। उसके लिए किस प्रकार ज्ञात करें, आप ऐसे करें, पहले 37,500 रुपये का 4% ज्ञात करें। अब 4% भी कैसे ज्ञात करें, देखो आपको भी पता है यदि 1% ज्ञात करनी है तो लास्ट की 2 डिजिट वाली जो 00 है वो क्रॉस कर दें, तो आपके आएगा 375, और 375 ये तो आया 1%, 4 गुना कर दें 4% हो जाएगा। इसको हल करोगे तो आपके आ जाएगा 1500। कहने का मतलब ये है कि 37,500 का जो 4% आया है वो आया है 1500 रुपये। फिर आप 4% ज्ञात कर ले। अब 4% आपको 37,500 का ज्ञात नहीं करना है, आपको ज्ञात करना है 1500 का। 1500 का जब 4% ज्ञात करते हैं तो आप ही पता दिमाग लगाएं कि 1% का मतलब हो जाएगा 15, क्योंकि 00 क्रॉस हो जाएगी, और चौगुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। उसी प्रकार 60 का जब 4% ज्ञात करेंगे तो आपके पास आएगा 2.40 या 2.4। मैंने क्या कहा, जब 3 वर्ष की अवधि देकर के साधा चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो 3-3-1 मेथड को यूज करना है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करें। अब आप आगे देखते हैं कि 1500 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4500 आता है, प्लस ये आएगा आपके 180, और ये आपके आएगा 2.40 या 2.4। इन तीनों को आप यदि ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज फॉर ऐसे की ऐसे। और आपको पता है 500 और 100 680, 4,680, लेकिन 2 और ऐड करना है 82.40। आप देखते हैं आपके 4,682.40 आपके चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। कैसे ज्ञात किया, वापस रिपीट करता हूँ। इसने कहा 37,500 रुपये है, 4% की दर है और 3 अवधियां हैं। पहले मैंने 37,500 का 4% ज्ञात किया, वो आया 1500, 1500 का फिर 4% ज्ञात किया, वो आया 60, और 60 का फिर 4% ज्ञात किया, वो आ गया 2.40। आपको 3-3-1 मेथड यूज करना है, इसलिए 3 3 और 1 से मल्टीप्लाई किया और सबको ऐड कर दिया तो आपके आ जाएगा साधारण ब्याज।
लेकिन ये कह रहा है कितनी राशि हो जाएगी, मतलब ब्याज सहित मूलधन की राशि टोटल कितनी हो जाएगी। यदि आपको ए ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, 37,500 रुपये को और ऐड कर देना है। 0, ये 8, अरे 1 और ये 2 और ये 4। कहने का मतलब है कि 42,182.40 रुपये है टोटल भुगतान की राशि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दूरी से रिलेटेड है, चाल से रिलेटेड है और समय से रिलेटेड है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो शॉर्टकट वीडियो है आपको अच्छी तरह से दिमाग में समझ आ रही होंगी। यदि आपको ये अच्छे मेथड आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो स्थानों के बीच की दूरी, दो स्थानों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। यदि दो स्कूटर यात्री ए तथा बी से, इसने कहा दो स्थान, एक स्थान में ए मान लेता हूँ, एक स्थान में बी मान लेता हूँ। अब ये क्या है, यदि दो स्कूटर यात्री ए तथा बी से एक दूसरे की तरफ बढ़े तो 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। दो स्थान है, उनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। यात्रा एक इस साइड से चलता है तो एक इस साइड से चल रहा है। 2.5 घंटे बाद, मतलब 2.5 घंटे बाद उनके बीच की जो दूरी है वो रह जाती है 25 किलोमीटर। आगे और करता है क्वेश्चन, यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर की चाल से 10 किलोमीटर पर आवर अधिक हो तो दोनों स्कूटरों की चाल ज्ञात करें। और इसमें ऑप्शन आपको मैं देता हूँ 40, 50, 50 और 60, 60 और 70 और 70 और 80। देखो, यदि आपको इसे डिराइव रूप से करना है या एक्स मान के करना है तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। आपको ऑप्शन का यूज करना है और आपको डायरेक्ट आंसर याद करना है। आपको पता होना चाहिए एक व्यक्ति है ए स्थान से चलता है और एक व्यक्ति स्थान से चलता है बी से, और ये कह रहा है कि एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। मतलब एक स्कूटर सवार है, वो ए से चलता है और एक बी से चलता है और दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं। जब एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो उनकी जो चाल हैं वो योग हो जाती है, सापेक्ष चाल हो जाएगी टोटल। फिर ये कह रहा है कि दोनों की चाल है 10 किलोमीटर अधिक है। ये इसकी भी 10 किलोमीटर ज़्यादा है, इसकी भी 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, इसकी भी ज़्यादा है और इसकी भी ज़्यादा है। अभी तक तो कोई पता नहीं। फिर आप ऐसे करें, इन दोनों को ऐड करें और एक चीज़ और ध्यान रख लें, दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है 300 किलोमीटर है। 2.5 घंटे के अंदर उनके बीच की जो दूरी बची वो रह जाती है 25। कहने का मतलब है कि 2.5 घंटे चले और 25 किलोमीटर रह जाती है शेष। उनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो यहाँ थी वो मान लो एक यहाँ पे पहुँच गया और एक यहाँ पे पहुँच गया, और उनके बीच की दूरी जो बीच में स्पेस बचा है वो कितना रह जाता है आपको भी पता है, 275 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों ने तय कर ली और 25 किलोमीटर का जो स्पेस है यहाँ पे रह जाता है। दोनों के द्वारा तय की गई दूरी है वो है 275 किलोमीटर। आपको 275 किलोमीटर पर फोकस करना है और आपका आंसर आपके पास होगा। देखते हैं, इन्हें दोनों को ऐड करते हैं तो आएगा 90 इंटू चाल।
इंटू समय 2.5, इसको गुणा करते हैं तो 225.0। ये तो आंसर ही गलत है। उनके द्वारा तय की गई दूरी, इन दोनों को देखते हैं, हो जाएगा 110। 110 को आप 2.5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, चाल मतलब सापेक्ष चाल इंटू समय से गुणा करते हैं, तो आप यहाँ पे पाते हैं 275.0 किलोमीटर। और 275 किलोमीटर ही इन दोनों ने दूरी तय कर ली है। तो आपका ऑप्शन ये सही है। क्या करते हैं, सापेक्ष चाल के लिए दोनों को ऐड कर देते हैं यदि एक दूसरे की तरफ चलते हैं। तो आज के वीडियो का आपके लिए ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताया गया है, कब जब दो संख्याएं दी गई हों और एक एचसीएफ दिया गया हो या आपका एलसीएम दिया गया हो। जैसे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 35,828 है तथा HCF 26 है, तो LCM ज्ञात करें। आपको वापस बता देता हूँ कि जो ये सारे के सारे क्वेश्चन है RRB बोर्ड मार्च 2016 या 17 के अंदर पूछे गए हैं और मैंने उनमें से केवल मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को ही सॉल्व किया है, अन्य क्वेश्चनों को बिल्कुल भी टच नहीं किया है। तो देखें यहाँ पे, ये है दो संख्याओं का गुणनफल। जब दो संख्याएं दे या दो संख्याओं का गुणनफल दे और एलसीएम दे या एचसीएफ दे और अज्ञात मान ज्ञात करें, तो कैसे करें, उसका एक शॉर्टकट मेथड आपके सामने है। ये कहता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, और ये होता है एलसीएम इंटू HCF के बराबर गुणा में। आपको दो संख्याओं का जो गुणनफल दिया है वो दिया है 35,828। आपको HCF भी दिया है 26 और आपको क्या याद करना है, LCM ज्ञात करना है। तो कन्फर्म है, यहाँ से इसको उठाओगे और गुणा में है, काय में चले जाएगा, 26 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखते हैं, कुछ भी नहीं है, आपको इतना लफड़ा करने की याद नहीं है। यदि आपको डायरेक्ट मेथड पता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लेस है इंटू मैस है, तो कन्फर्म है यदि HCF का भाग देंगे तो आपके आ जाएगा LCM, और LCM का भाग देंगे तो HCF आ जाएगा, और HCF का भाग देंगे तो LCM आ जाएगा। अब आप देखते हैं, अब HCF दे रखा है तो LCM आ जाएगा। 26 से डायरेक्ट डिवाइड कर दें तो आप देखते हैं 26 एकम 26, आपके बचा 9, फिर 98 हो गए, 26 कम 26, 26 दूना 52 और 26 × 78, फिर बच गया 20, 26 × 78 बच गया 20, और 26 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो शायद आपके आंसर आएगा, मैं देखता हूँ यहाँ पे 35,828 HCF है। हाँ, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 1378। वापस देख लेते हैं। ओहो, जब ही तो मैं सोचूं कहाँ गलती हो रही है, यहाँ गलती हो रही है, 35,828। अब देखते हैं वापस, 26 से डिवाइड किया इसको, 26 में कम 26 बचेगा 9, और 26 × 78 बच गया 20, ये 202 हो गया। फिर 26 से वापस करो, 26 × 5 26 × 6 156 और 26 × 7 182। फिर जो बचेगा उसको फिर आगे 8 के आगे लगा देंगे और वो जो आएगा वो आएगा 8 बार, 26 8, 26 × 5 26 6 26 7 100, 26 8 208, और आपको जो 20 बचेगा इसमें से वो लगा देंगे यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट वीडियो थी, ज्ञानवर्धक वीडियो थी। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।